नमस्ते जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इग्नू एमजी 05 से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है अ रूम ऑफ वंस ओन। ये एक फेमिनिस्ट ऐसे है जिसे लिखा है वर्जीनिया वुल्फ ने एंड ये ऐसे पब्लिश हुआ था सितंबर 1929 में एंड ये जो ऐसे है ये आपका 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ओके, तो इस ऐसे को डिटेल में जानने से पहले हम जान लेते हैं वर्जीनिया वुल्फ का थोड़ा सा लाइफ स्केच। वर्जीनिया वुल्फ एक फेमस इंग्लिश राइटर, नोवेलिस्ट, पब्लिशर एंड क्रिटिक थी एंड 20th सेंचुरी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडर्निस्ट ऑथर्स में से इन्हें एक माना जाता है। इनका जन्म हुआ था 25 जनवरी 1882 में इंग्लैंड में एंड वर्जीनिया के 7 भाई बहन थे एंड उस दौरान इनकी फैमिली में सिर्फ लड़कों को ही एजुकेट किया जाता था एंड कॉलेज भेजा जाता था। मतलब कि इनके दौरान भी पैट्रियार्कल सोसाइटी हुआ करती थी जहाँ पर प्रेफरेंस जो है वो लड़कों को ज्यादा दी जाती थी एंड जो गर्ल्स थी उनको घर के बाहर जाने की परमिशन नहीं थी एंड गर्ल्स को घर पर ही थोड़ा बहुत विक्टोरियन लिटरेचर एंड इंग्लिश क्लासिक्स के बारे में बता दिया जाता था। इस कारण वर्जीनिया ने कभी भी कोई प्रोफेशनल डिग्री हासिल नहीं की। ये अपने पिता की लाइब्रेरी में जाकर डिफरेंट बुक्स को पढ़ती जिससे इन्होंने काफी नॉलेज गेन किया था एंड फिर अपने पापा से ही इंस्पायर होकर इन्होंने प्रोफेशनली 1900 से लिखना शुरू कर दिया था। ओके, तो वर्जीनिया वुल्फ ने कुछ फेमस वर्क्स भी दिए हैं, उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले है टू द लाइट हाउस एंड सेकंड है द वेव्स एंड 28 मार्च 1941 में इंग्लैंड में वर्जीनिया वुल्फ की डेथ हो गई थी। तो यही था वर्जीनिया वुल्फ का छोटा सा लाइफ स्केच। तो अब जान लेते हैं अ रूम ऑफ वंस ओन, ये जो हमारा एस्से है इसकी इंट्रोडक्शन। द वर्क वॉज बेस्ड ऑन 2 lectures given by Virginia Woolf in 1928 at Newham College and Girton College, the first 2 colleges for women at Cambridge। मीन्स की लेट अक्टूबर 1928 को वर्जीनिया वुल्फ को टॉपिक वुमेन एंड फिक्शन के ऊपर जो है लेक्चर्स देने के लिए न्यूहम कॉलेज एंड गिर्टन कॉलेज में इनवाइट किया गया था एंड ये जो कॉलेजेस थे यानी कि न्यूहम एंड गिर्टन कॉलेजेस ये कैम्ब्रिज इंग्लैंड के 2 सबसे पहले वुमेन कॉलेजेस थे। देन वर्जीनिया राइट हर लेक्चर इन May 1929। शी एक्सपेंडेड इट इनटू व्हाट इज नाउ अ रूम ऑफ वंस ओन एसे। मीन्स की वर्जीनिया वुल्फ ने फिर इन कॉलेजेस में अपना लेक्चर देने के लिए अपना कंटेंट लिखना शुरू किया और इन्होंने इतना सारा अपना कंटेंट लिख दिया कि उसी पर फिर इन्होंने अपना एसे अ रूम ऑफ वंस ओन लिखा एंड इसको पब्लिश करवाया। एक्चुअली वर्जीनिया के अकॉर्डिंग सदियों से फाइनेंशियल प्रॉब्लम, एजुकेशनल प्रॉब्लम्स एंड प्रेजुडिस के कारण महिलाओं की जो क्रिएटिविटी है वो दबकर रह गई है एंड अब वुमेन क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर किया जाना चाहिए। इनके अकॉर्डिंग फाइनेंशियल फ्रीडम जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक वुमेन के लिए। उनको फाइनेंशियल फ्रीडम होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल फ्रीडम होना चाहिए। वर्जीनिया चाहती थी कि वुमेन फिक्शन, पोइट्री, क्रिटिसिज्म जैसे वर्क्स लिखे जिसके लिए उनका फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है। वर्जीनिया चाहती थी कि वुमेन जो है उनको अपनी क्रिएटिविटी बाहर लानी चाहिए। उनके अंदर जो ऑथर्स हैं, जो राइटर्स वाली उनके अंदर जो कैपेबिलिटीज हैं उनको उन्हें एक्सप्लोर करना चाहिए। तो वर्जीनिया के अकॉर्डिंग वुमेन जो कि राइटर बनना चाहती हैं, जिनमें कैलिबर है राइटर बनने का, उन वुमेन को फिक्शन, पोइट्री, क्रिटिसिज्म जैसे वर्क्स जो है वो लिखने चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट जान लेते हैं रूम ऑफ वंस ओन। ये जो हमारा एसे है इसके टाइटल का बेसिक आइडिया क्या है। ओके, देन अ वुमन मस्ट हैव मनी एंड रूम ऑफ हर ओन इफ शी इज राइट टू फिक्शन। मीन्स कि अगर एक वुमेन को राइटर बनना है, फिक्शन लिखने हैं, तो उसके पास अपना एक पर्सनल रूम होना चाहिए एंड दीज प्राइवेट रूम्स गिव वुमेन द एबिलिटी टू थिंक इंडिपेंडेंटली एंड विदाउट इंटरप्शन। मतलब कि ये जो हमारी वर्जीनिया है बेसिकली इस एसे से हमें बताना चाहती हैं कि एक औरत जो है वो सेल्फ इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, जिसके पास अपना एक प्राइवेट रूम हो, अपने पैसे हो, ताकि वो फिक्शंस शांति से लिख सके, उससे कोई भी इंटरप्ट ना करे। मैरी के अकॉर्डिंग वुमेन हैव राइट टू बी एजुकेटेड एंड इंडिपेंडेंट एंड दे हैव राइट टू बी रिस्पेक्टेड एज ऑथर्स आल्सो। मतलब कि वर्जीनिया चाहती थी कि वुमेन को भी एजुकेशन लेने का हक है, उनको भी वही रिस्पेक्ट लेने का हक है जो कि मेल राइटर्स को मिलता है, मेल ऑथर्स को मिलता है। ओके, देन अब जान लेते हैं अ रूम ऑफ वंस ओन। ये जो एसे है इसकी समरी। तो ये जो एसे है ये आपका 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इस एसे में वर्जीनिया ने फिक्शनल कैरेक्टर्स का यूज किया है। तो वो फिक्शनल कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं वो आपको मैं बता देती हूँ। तो सबसे पहले है मैरी बैटन, सेकंड है मैरी सेटन, थर्ड है जूडिथ शेक्सपियर एंड फोर्थ है मैरी कारमाइकल।
तो इन इमेजिनरी कैरेक्टर्स के थ्रू वर्जीनिया ने वुमेन की प्रॉब्लम्स को पॉइंट आउट किया है, हाईलाइट किया है। तो हम पार्ट वाइज इस ऐसे की समरी को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे हमारा फर्स्ट पार्ट में फिक्शनल कैरेक्टर मैरी बैटन जो है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में रिवर के किनारे बैठी होती है। तो यहाँ पर ये जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है ये एक फिक्शनल यूनिवर्सिटी है जो कि हाइब्रिड है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड कैम्ब्रिज की। तो ये फिक्शनल यूनिवर्सिटी है। तो ये एक मेल यूनिवर्सिटी होती है। तो मैरी जो है वो वहाँ पर टॉपिक वुमेन एंड फिक्शन के ऊपर जो है सोच रही होती है। बट वहाँ पर मैरी को डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है बिकॉज कोई वहाँ आकर मैरी को बोलता है कि जो प्लेस है ये सिर्फ स्कॉलर्स एंड फेलोज के लिए ही है। इसके बाद मैरी बैटन जो है वो यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी जाती है। बट अगेन लाइब्रेरियन जो है वो मैरी को अंदर जाने से रोक देता है एंड उसे बताता है कि लेडीज का अंदर जाना अलाउड नहीं है, लेडीज ओनली मेल के साथ ही एंटर कर सकती हैं। तो यहाँ पर अगेन मैरी जो है वो सेक्स डिस्क्रिमिनेशन फेस करती है। फिर मैरी जो है वो कॉलेज में लंच करने के लिए जाती है जहाँ पर वो नोटिस करती है कि लंच बहुत ही अच्छा है, आसपास का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा कूल है, काम है एंड इस बॉयज जो कॉलेज है, ये जो यूनिवर्सिटी है, यहाँ हर तरह की मतलब फैसिलिटी है, ऐसा मैरी वहाँ पर सोचती है। इसके बाद मैरी जो है वो फॉर्म हम कॉलेज वापस आ जाती है। ये जो फॉर्म हम कॉलेज है ये एक वुमेन कॉलेज होता है जहाँ पर मैरी एज अ गेस्ट रहती है एंड मैरी अपने फिक्शनल फ्रेंड मैरी सैटन को अपने ऑक्सफोर्ड के एक्सपीरियंसेस के बारे में बताती है। मैरी बैटन जो है वो सैटन को कैम्ब्रिज कॉलेज, उसकी फैसिलिटीज, उसके एनवायरनमेंट के बारे में डिटेल में बताती है। मैरी सैटन को बताती है कि ऑक्सफोर्ड में राइटिंग के लिए कितना परफेक्ट एनवायरनमेंट है, कितना पीसफुल एनवायरनमेंट है। मैरी सैटन को बताती है कि बॉयज कॉलेज में रिच और जो किंग पर्सन है उनके द्वारा काफी ज्यादा डोनेशन दी जाती है, लेकिन वो जो रिच लोग हैं वो वुमेन कॉलेज को इतनी अच्छी फंडिंग नहीं करते हैं। जो डोनेशंस हैं वो सिर्फ बॉयज कॉलेजेस को ही दी जाती है। फीमेल कॉलेजेस के बारे में कोई नहीं सोचता। तो फीमेल कॉलेजेस की जो हालत है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, वहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं है क्योंकि फीमेल कॉलेजेस को किंग एंड रिच पर्सन द्वारा कोई भी अटेंशन नहीं दी जाती है। एंड फिर मैरी बैटन ये सोचने लग जाती है दैट व्हाई वुमेन रिमेन ऑलवेज पुअर। तो यहाँ पर इसी सोच के ऊपर जो है आपका ये जो फर्स्ट पार्ट है इस ऐसे का ये खत्म होता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे हमारा सेकंड पार्ट की जो शुरुआत है वो मैरी बैटन से ही होती है। मैरी अगेन ऑक्सफोर्ड की लाइब्रेरी में जाती है जहाँ पर वो समहाउ जो है कॉलेज में एंटर करती है एंड लाइब्रेरी में बैटन जो है वो अपनी राइटिंग के लिए न्यू आइडियाज खोजने की कोशिश करती है। एक्चुअली इनकी राइटिंग का जो टाइटल है वो होता है वुमेन एंड फिक्शन एंड इसके ऊपर ये कंटेंट मतलब खोजने के लिए ही गई होती है लाइब्रेरी। एंड मैरी बैटन जो है वो लाइब्रेरी में नोटिस करती है कि लाइब्रेरी में इतनी सारी बुक्स थी एंड उनमें से कोई भी बुक ऐसी नहीं थी जो वुमेन राइटर द्वारा लिखी गई हो। सभी वर्क्स जो है वो सिर्फ मेल द्वारा लिखे गए थे। एक्चुअली मैरी जो है वो ऐसा वर्क ढूंढ रही थी जिससे लिखा भी वुमेन ने हो एंड जो लिखी भी वुमेन के ऊपर गई हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बैटन को ऐसा कोई भी वर्क वहाँ पर नहीं मिल पाता है। एंड फिर बैटन जो है वो फिक्शनल कैरेक्टर प्रोफेसर वॉन एक्स नाम के एक आदमी की ड्राइंग बनाती है। प्रोफेसर वॉन एक्स जो है वो एक फिक्शनल अगली पर्सन होता है जिसका वुमेन के रिगार्डिंग एटीट्यूड अच्छा नहीं होता है एंड ये वुमेन को बहुत ही ज्यादा हेट करता था। सो बेसिकली मैरी बैटन जो है वो इस स्केच के थ्रू बताना चाह रही थी कि ऐसे ही मेल राइटर्स भी अपनी राइटिंग में वुमेन के रिगार्डिंग गलत चीजें लिखा करते थे। तो जो हमारी राइटर है वर्जीनिया वुल्फ, वो किसी को भी ओपनली टारगेट नहीं करना चाहती थी एंड इसीलिए इन्होंने अपने इस एस्से में सभी कैरेक्टर्स जो है वो फिक्शनल ही यूज किए हैं। तो फिर इसके बाद मैरी बैटन जो है वो लंच करने के लिए जाती है एंड बिल पे करते समय वो ये सोचती है कि वो कितनी ज़्यादा लकी है जिसके पास अपने डैड एंड आंट की इनहेरिटेंस है, जिसके पास इतना ज़्यादा पैसा है जो कि वो खुले से खर्च कर सकती है एंड उसे गरीब की तरह पैसों के बारे में बार बार वरी नहीं करना पड़ता है। तो यहाँ पर ये खुद को फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा लकी सोचती है कि कितनी ज़्यादा लकी है कि रिच फैमिली से बिलोंग करती है। इसके बाद जो मैरी बैटन है वो एलिजाबेथ पीरियड के बारे में सोचती है जब वुमेन कोई फिक्शन पोइट्री नहीं लिखा करती थी एंड एलिजाबेथ वो एज थी जिसमें क्रिस्टोफर मार्लो एंड शेक्सपियर जैसे राइटर्स ने अपने मास्टरपीसेस लिखे थे। तो यहाँ पर मैरी बैटन सोचती है कि क्यों एलिजाबेथ एज में किसी औरत ने कोई पोएम नहीं लिखी थी। अगर किसी औरत ने कोई पोएम्स लिखी भी थी तो वो पब्लिश नहीं हुई थी बिकॉज वो वुमेन के द्वारा लिखी गई थी। बिकॉज उस दौरान यानी कि एलिजाबेथ एज में मेल राइटर्स की राइटिंग्स को ये
प्रेफरेंस दी जाती थी, उन्हीं की राइटिंग्स को पब्लिश किया जाता था। यहाँ पर हमारा सेकंड पार्ट भी खत्म होता है, तो अब हम डिस्कस करेंगे हमारा थर्ड पार्ट। ओके, तो थर्ड पार्ट की जो स्टार्टिंग है वो वर्जीनिया वुल्फ ने एक बिशप की फेमस लाइन से की है, जिसने कहा था, कैट्स डू नॉट गो टू हेवन, वुमेन कैन नॉट राइट द प्लेस ऑफ शेक्सपियर। मतलब कि एक बिशप था जिसने कहा था कि कैट्स कभी भी हेवन नहीं जाती हैं एंड वुमेन कभी भी शेक्सपियर के जैसे प्लेस नहीं लिख सकती हैं। सो यहाँ पर बिशप की इन लाइंस को क्रिटिसाइज करते हुए वर्जीनिया वुल्फ कहती हैं कि सपोज कि शेक्सपियर की एक सिस्टर होती जिसका नाम होता जूडिथ शेक्सपियर, तो जैसे कि शेक्सपियर को बेस्ट स्कूल्स में पढ़ाया गया, जिससे शेक्सपियर की एक अच्छी एजुकेशन हुई, बट जूडिथ जो है वो एक लड़की थी, तो उसे सिर्फ एक मतलब घर तक ही सीमित रखा गया, उसे वो फैसिलिटीज नहीं दी गई जो उसके भाई को दी गई थी। तो जूडिथ को एजुकेशन लेने की वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली थी जो उसके भाई शेक्सपियर को मिली थी। तो मीन्स कि जूडिथ ने अपने ही घर में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन फेस किया। बट आगे वर्जीनिया वुल्फ जो है वो सपोज करने के लिए कहती हैं कि सोचो जूडिथ शेक्सपियर भी अपने भाई शेक्सपियर के जैसे ही सेम इक्वल टैलेंट रखती, उसका भी सेम इंटरेस्ट होता राइटिंग्स में, और वो भी उतनी ज़्यादा टैलेंटेड होती जितना कि उसका जो ब्रदर है शेक्सपियर वो था। बिकॉज शेक्सपियर एक लड़का था तो उसके टैलेंट को जो है एक्सप्लोर किया गया एंड उसे अपना टैलेंट ग्रूम करने का मौका दिया गया। बट जूडिथ एक लड़की थी जिसे घर तक ही सीमित रखा गया एंड उसकी जो क्रिएटिविटी थी उसको भी घर में दबा दिया गया। तो यहाँ पर वर्जीनिया वुल्फ जो है वो एक क्वेश्चन पुट करती हैं कि अगर मान लो शेक्सपियर को भी अपॉर्चुनिटीज ना दी गई होती जैसे कि जूडिथ को नहीं दी गई थी, एंड जैसे कि जूडिथ को नहीं पढ़ाया गया वैसे ही शेक्सपियर को भी नहीं पढ़ाया गया होता, उसे भी मतलब कि एक्सप्लोर करने का मौका नहीं दिया गया होता, तो क्या शेक्सपियर इतना अचीव कर पाता जितना कि उसने रियलिटी में अचीव किया था? क्या वो इतना फ्लोरिश कर पाता? तो ऑब्वियसली आंसर है नो, बिकॉज अगर शेक्सपियर को भी उसकी सिस्टर के जैसे अपना टैलेंट एक्सप्लोर करने का मौका नहीं दिया गया होता तो शेक्सपियर आज उतना बड़ा राइटर नहीं होता जितना कि वो है। एंड जूडिथ शेक्सपियर को ये मौका नहीं मिला था तो उसने सुसाइड कमिट करके खुद को खत्म कर दिया था एंड अपने पोटेंशियल को भी मार दिया था। तो ऐसा जो है अक्सर सोसाइटी में औरतों के साथ होता आता है, बिकॉज सोसाइटी इज स्ट्रक्चर्ड अगेंस्ट वुमेन, मतलब कि वुमेन के अगेंस्ट ही होती है आपकी सोसाइटी, क्योंकि सोसाइटी जो है वो आपकी पैट्रियार्कल सोसाइटी है जिसमें मेल को ही फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाती है, मेल को ही आपका जो है प्राइमरी समझा जाता है, सब्जेक्ट समझा जाता है। एंड हाँ, आपको मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि इस एसे में वर्जीनिया वुल्फ ने ये जो जूडिथ शेक्सपियर की स्टोरी बताई है ये आपकी पूरी तरह से फिक्शनल है, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि शेक्सपियर की कोई ऐसी बहन नहीं थी। तो बेसिकली यहाँ पर वर्जीनिया जो है वो इस फिक्शनल एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाहती हैं कि वुमेन के पास भी मैन के जितना ही पोटेंशियल होता है, कैलिबर होता है, बट वुमेन को वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती हैं जिससे वो अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस कर सके, एक्सप्लोर कर सके। लेकिन अगर वुमेन को भी सेम अपॉर्चुनिटीज दी जाए, एजुकेशन दी जाए, तो वो भी शेक्सपियर के जैसे जो है सक्सेसफुल राइटर्स बन सकती हैं, इवन शेक्सपियर से बेटर भी बन सकती हैं। तो यहाँ पर हमारा जो थर्ड पार्ट है वो खत्म होता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे इस ऐसे का फोर्थ पार्ट। तो इस पार्ट में अगेन फिक्शनल कैरेक्टर मैरी बैटन के बारे में बताया गया है। मैरी बैटन जो है वो सोचती है कि क्यों वुमेन राइटर्स सिर्फ नॉवेल्स ही लिखती हैं, पोइट्री और ड्रामास क्यों नहीं लिखती हैं, एंड ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि सब वुमेन के पास सेम ही टैलेंट हो जो कि सब की सब जो है नॉवेल्स ही लिख रही हैं। तो यहाँ पर जो मैरी बैटन है वो खुद को खुद ही आंसर देती हैं कि ऐसा इसीलिए है क्योंकि वुमेन के पास अपना प्राइवेट रूम नहीं है जहाँ वो खुल के एकांत में जो है पोएम्स को क्रिएट कर सके, क्योंकि पोएम्स लिखने के लिए पीसफुल एनवायरनमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पोएम्स लिखने के लिए पीसफुली सोचना पड़ता है एंड जिसके लिए क्वाइट एनवायरनमेंट होना तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि औरतों के पास नहीं होता। एंड पोएम क्रिएट करने के लिए काफ़ी एफर्ट्स लगते हैं, इमेजिनेशन लगती है एंड ये एक डिफिकल्ट टास्क होता है। तो हर वुमेन के पास जो मतलब राइटर्स हैं उनके पास अपना प्राइवेट रूम तो है नहीं जहाँ पर वो विदाउट डिस्टर्बेंस लिख सकें। तो यहाँ पर मैरी बैटन को यही रीज़न लगता है जिस कारण जो वुमेन है वो सिर्फ फिक्शन ही लिख पाती हैं, क्योंकि पोएम्स लिखने के लिए सुटेबल एनवायरनमेंट उनके पास। एंड मैरी बैटन जो है वो ये भी सोचती है कि सेकंड रीजन ये भी हो सकता है कि उस दौरान वुमेन राइटिंग का इतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं था एंड उस दौरान केवल मैन ही पोएम्स लिखने के लिए फेमस थे। एंड आगे जो वर्जीनिया है उन्होंने जेन ऑस्टन का एग्जाम्पल भी दिया है कि अगर जेन ऑस्टन का अपना प्राइवेट रूम होता, वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती, तो उनकी राइटिंग्स और ज़्यादा डिफरेंट एंड और ज़्यादा बेटर होती। तो यहाँ पर वर्जीनिया वुल्फ बताना चाह रही हैं कि जेन ऑस्टन के पास प्राइवेट रूम हो तो वो राइटिंग्स में मास्टरपीसेस क्रिएट कर सकती हैं, उनके पास इतना पोटेंशियल है।
तो इस पार्ट में अगेन एक और फिक्शनल कैरेक्टर है जो कि है मैरी कारमाइकल, जिसने लाइफ एडवेंचर्स पर एक बुक लिखी होती है। एंड ये जो बुक है इसे इस ऐसे की जो फिक्शनल कैरेक्टर है मैरी बैटन उसके द्वारा रीड की जाती है। एंड मैरी बैटन जो है वो नोटिस करती है कि मैरी कारमाइकल ने अपने वर्क्स में बहुत सारी मिस्टेक्स की हैं, जैसे कि उनका राइटिंग स्टाइल, उनका राइटिंग फ्लो, सिंटेक्स वगैरह काफ़ी कुछ गलत है। तो यहाँ पर मैरी बैटन बताती हैं कि ये सारी मिस्टेक्स इसीलिए हैं बिकॉज कारमाइकल जो है वो एक्सपीरियंस्ड नहीं है। एंड कारमाइकल जैसी और भी बहुत सारी फीमेल राइटर्स हैं जो अच्छी राइटिंग्स देने के लिए फर्स्ट टाइम अब ट्राई कर रही हैं, मतलब कि धीरे धीरे रिफॉर्म हो रहा है। एंड जो राइटिंग्स हैं फीमेल की वो धीरे धीरे अब आ रही है, मतलब कि अब जो फीमेल राइटर्स हैं उन्होंने भी लिखना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर रूम ऑफ वंस ओन ये जो हमारा ऐसे है इसकी समरी खत्म होती है। ओके, तो लास्ट में जान लेते हैं इस ऐसे के मेन थीम्स। तो सबसे पहले है वेल्थ एंड प्रॉपर्टी। तो जैसा कि हमने ऐसे को पढ़ के जान ही लिया है कि जो हमारी राइटर हैं उनके अकॉर्डिंग जो वुमेन है उनके पास अपनी वेल्थ होनी चाहिए, अपनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, अपना एक प्राइवेट रूम होना चाहिए, ताकि वो पीसफुली अपने मास्टरपीसेस जो है वो क्रिएट कर सकें, अपनी अच्छी राइटिंग्स दे सकें। तो हमारा सेकेंड थीम है फ्रीडम फ्रॉम पैट्रियार्कल सोसाइटी। तो जो हमारी राइटर्स हैं वो अपनी इस ऐसे के थ्रू बताना चाह रही हैं कि जो वुमेन है उनको पैट्रियार्कल सोसाइटी से फ्रीडम मिलना चाहिए, क्योंकि पैट्रियार्कल सोसाइटी में वुमेन के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। पैट्रियार्कल सोसाइटी में सिर्फ मेल को ही प्रेफरेंस दी जाती है। तो हमारा थर्ड थीम है वुमेन लिटरेचर की। तो हमारा थर्ड थीम है वुमेन लिटरेचर। तो जो वर्जीनिया वुल्फ है वो अपने इस ऐसे के थ्रू बताना चाह रही हैं कि जो वुमेन है उनको लिखना शुरू करना चाहिए, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन लिटरेचर्स, पोइट्रीज, ड्रामास वगैरह जो है लिखने चाहिए, क्योंकि वुमेन भी सेम पोटेंशियल रखती हैं जितना कि मेल रखते हैं। तो हमारा जो लास्ट थीम है वो है जेंडर इक्वेलिटी। तो ये भी हमें इस ऐसे से क्लियर हो ही गया है कि वर्जीनिया वुल्फ जो है वो जेंडर इक्वेलिटी चाहती हैं कि मेल और फीमेल को सेम एजुकेशन मिले, दोनों को सिमिलर रिस्पेक्ट मिले। एंड जितनी प्रेफरेंसेस मेल राइटर्स के राइटिंग्स को मिलती है उतनी ही फीमेल राइटर्स के राइटिंग्स को भी मिलनी चाहिए। दैट्स इट। तो यही था रूम ऑफ वंस ओन ऐसे के बारे में। आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।